Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am your teacher of biology and today we will start the third chapter, coordination and control. Students, coordination and control की अगर हम बात करें, हम कहते हैं how coordination and control happens. तो बच्चे अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें एक ही सेल जो है वो ऑल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। बट जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हर सेल जो है, हर एक सेल दूसरे सेल के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है, उसके साथ मिल के काम कर रहा होता है, ठीक है। अगर वो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे, मिल के काम नहीं करेंगे, तो जो हमारे पास एडवांस या यूँ कह लें कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो इतना अच्छा जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अब अगर हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स लें बच्चे, अगर आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस टाइम पे आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि आपका क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, आपकी हार्ट बीट जो है वो भी काम कर रही है और साथ में आपका माइंड जो है, जो आपका नर्वस सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। आपके मसल्स जो हैं वो क्या करवा रहे हैं, आपको रनिंग परफॉर्म करवा रहे हैं। इसका मतलब है आपकी पूरी बॉडी जो है वो आपस में क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये लेते हैं कि आप कुछ राइट कर रहे हैं, आप राइटिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे आपकी ऑल फिंगर्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक जो है उन्होंने क्या होती है, उनकी ग्रिप होती है पेंसिल के ऊपर, ठीक है, और उन्होंने उसको पकड़ा होता है। फिर वो साथ में मतलब कि आप देखिए आपके यहाँ पे मसल्स भी इन्वॉल्व हैं, आपका माइंड जो सोच रहा है कि अब आपने क्या लिखना है, ठीक है, और आपकी हाथ की मूवमेंट, ठीक है, ये सारे सेल्स जो हैं ये क्या हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन है, तभी आप लिख पा रहे हैं। अगर हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे तो क्या है कि एक बेटर जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं हो सकेंगे, अच्छे तरीके से जो क्या है कि काम नहीं हो सकेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक टाइम में जस्ट आपका एक फंक्शन हो रहा हो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे हार्ट जो है वो अपना फंक्शन स्टॉप कर दे, डाइजेशन स्टॉप हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं वो सब के सब आपस में एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बच्चे हम कहते हैं लाइफ एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड बॉडी वर्क एज यूनिट। मतलब जब ये सारे के सारे सिस्टम हमारे मिल के काम कर रहे होते हैं तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी एक यूनिट के तौर पे काम कर रही होती है, ठीक है। दिखने में ऐसा लग रहा होता है कि जस्ट हम एक काम कर रहे हैं, पर उसके पीछे बिहाइंड द सीन, ठीक है, अगर हम देखें बिहाइंड द मूवी तो बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो आपस में, यानी कि डिफरेंट मल्टी सेलुलर सेल्स जो हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं, तभी एक फंक्शन हमारे सामने आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चे अगर हम देखें टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो बच्चे कोऑर्डिनेशन की हमारे पास दो टाइप्स हैं, टू मेजर टाइप्स हैं हमारे पास, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में बच्चे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जो कि क्या करवाता है, फंक्शंस परफॉर्म करवाता है, ठीक है। उसमें आपकी क्या आ जाती है, न्यूरॉन्स आ जाती हैं, आपका ब्रेन आ जाता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, ठीक है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में बच्चे आपके हार्मोन्स आ जाते हैं, ठीक है, आपके ग्लैंड्स आ जाते हैं जो क्या करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करवाते हैं। बच्चे हमारे पास जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में बोथ टाइप ऑफ क्या है, ये कोऑर्डिनेशन मौजूद होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है। जबकि प्लांट्स के अंदर जस्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, प्लांट्स के अंदर कोई नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती। बच्चे प्लांट्स ना सोच सकते हैं, ना समझ सकते हैं, उनके अंदर जस्ट केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो केमिकल्स होते हैं जो उनके अंदर क्या करवाते हैं, कोऑर्डिनेशन करवाते हैं, जो उनके फंक्शंस परफॉर्म करवाते हैं। जबकि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में जो हमारे पास कुछ इन्वर्टिब्रेट्स को निकाल के, यानी कि जब हम कहते हैं कि नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट हो गई, ठीक है, तो कुछ इन्वर्टिब्रेट्स को निकाल के बाकी के इन्वर्टिब्रेट्स और हमारे पास जो आज के वर्टिब्रेट्स हैं, इन सब के अंदर नर्वस एंड केमिकल बोथ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे कोऑर्डिनेशन एक्शन। यहाँ पे आप देखें, आपको एक जो है इक्वेशन लिखी हुई नज़र आएगी, ठीक है, एक यूँ कह लें कि जो है चार्ट है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है स्टिमुलस। स्टिमुलस जो है उसके आगे लिखा है रिसेप्टर, रिसेप्टर के बाद है कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर के बाद है इफेक्टर, इफेक्टर के बाद है रिस्पॉन्स। बच्चे ये समझ लें कि ये हमारे आज के लेक्चर की समरी है, ठीक है, ये हमारे आज के लेक्चर की समरी है। ये किस तरह से कोऑर्डिनेशन एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इसको हमने आज स्टडी करना है। तो सबसे पहले बच्चे हमारे पास आ जाता है स्टिमुलस। स्टिमुलस की अगर हम बात करें बच्चे, या स्टिमुली की बात करें, यानी कि प्लूरल हमारे पास स्टिमुलस है, सिंगुलर में हम स्टिमुली कहते हैं। तो स्टिमुलस की डेफिनेशन हमारे पास एक शॉर्ट सी डेफिनेशन मैं स्टूडेंट्स को लिखवाती होती हूँ कि एनी डिटेक्टेबल चेंज इज कॉल्ड स्टिमुली।
बच्चे ऐसा कोई भी चेंज जिसको आपकी बॉडी डिटेक्ट कर सके या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिटेक्ट कर सके। अब कुछ बच्चे जो है ना वो यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि वो इस डिटेक्टेबल चेंज के आगे लिख देते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं है बच्चे, स्टिमुली जो है, जो डिटेक्टेबल चेंज है वो फ्रॉम द इन्वायरमेंट भी हो सकता है, यानी कि वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, और वो इंटरनल यानी कि विद इन द बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर से भी वो हो सकता है। आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंज आ रहा है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तब भी क्या है आपके ब्रेन को मैसेज भेजा जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके इन्वायरमेंट से कोई चेंज, आपके इन्वायरमेंट में कोई चेंज आए तो भी आपकी बॉडी उसको क्या करे, अगर डिटेक्ट कर लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुली कहते हैं। तो स्टिमुली के लिए आपने एक छोटी सी डेफिनेशन याद रखनी है, एनी डिटेक्टेबल चेंज इज कॉल्ड स्टिमुली। ऐसा कोई भी चेंज जो इन्वायरमेंट में आए, चाहे एक्सटर्नल में आए चाहे इंटरनल यानी कि विद इन द बॉडी आए, और उसको ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या कर ले, डिटेक्ट कर ले, उसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुली कहते हैं। अब बच्चे वो जो हमारे पास स्टिमुली है वो डिफरेंट तरह का हो सकता है। वो आपके पास टेम्परेचर हो सकता है, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स एंड प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टिमुलस जो है ना बच्चे वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी जो चेंज है अगर उसको हमारी बॉडी डिटेक्ट कर रही है तो वो क्या है, स्टिमुलस है। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चे रिसेप्टर की तरफ। अब रिसेप्टर्स क्या हैं? रिसेप्टर्स बच्चे, स्टिमुली आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। बच्चे स्टिमुलस जो है, चेंज आया, हमने उसको नाम दे दिया स्टिमुली का। अब उस चेंज को जिस ऑर्गन ने, जिस टिश्यू ने, जिस सेल ने डिटेक्ट किया है वो क्या है, वो रिसेप्टर है, ठीक है। जो उस चेंज को डिटेक्ट कर रहा है वो चाहे कोई भी ऑर्गन हो सकता है, वो कोई भी टिश्यू हो सकता है, कोई भी सेल हो सकता है, तो वो हमारे पास क्या है, रिसेप्टर है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, जैसे जब हम हमारे इन्वायरमेंट में अगर कोई साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारे ईयर जो है उसे क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखने के लिए हमारे पास क्या है, आंखें हैं। हमारे अगर इन्वायरमेंट में कोई भी केमिकल रिलीज हुआ है तो हमारी नोज़ में मौजूद रिसेप्टर्स उसे डिटेक्ट करेंगे। तो स्किन है हमारी, ठीक है, हमारी स्किन क्या करती है, कोल्ड को, हीट को, प्रेशर को डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है, टच के स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लेती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गन्स और टिश्यूज़ और सेल्स हैं जो क्या कर रही हैं, स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो वो ऑर्गन, टिश्यूज़ और सेल जो कि स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लें उन्हें हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स। नेक्स्ट बचे हमारे पास है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर क्या है बच्चे, कि स्टिमुलस ने चेंज को डिटेक्ट करने के बाद जो इस ऑर्गन ने उस चेंज को डिटेक्ट किया वो हमारे पास रिसेप्टर था। रिसेप्टर ने अब मैसेज भेजना है कोऑर्डिनेटर को, ठीक है। कोऑर्डिनेटर कौन है बच्चे, वो सेंटर है, ठीक है, वो सेंटर है, वो मेन सेंटर है जहाँ पे उस मैसेज की, जो मैसेज जिसको रिसीव किया गया है उस मैसेज की प्रोसेसिंग होनी है, ठीक है। वहाँ पे वो मैसेज बताया जाएगा कि इन्वायरमेंट से या यूँ कह लें कि इंटरनल बॉडी से ये मैसेज आया है, ठीक है। अब बच्चे वो जो कोऑर्डिनेटर है वो हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेटर भी हो सकता है और केमिकल कोऑर्डिनेटर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर, इस कोऑर्डिनेटर के अंदर उस मैसेज की प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। वो देखेगा, वो उसको समझेगा और फिर वो रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा। अब उस रिस्पॉन्स को भेजा जाएगा बच्चे, जिसके पास भेजा जाएगा उसे हम कहते हैं इफेक्टर। कोऑर्डिनेटर ने क्या करना है, उस आने वाले मैसेज की प्रोसेसिंग करनी है और प्रोसेसिंग करने के बाद उसने ऑर्डर्स जारी करने हैं। उसने ऑर्डर्स जिसको देने हैं उसे हम कहेंगे इफेक्टर। जिससे उसने मैसेज लिया वो था रिसेप्टर, और अब जिसको वो मैसेज प्रोसेस करने के बाद ऑर्डर्स देगा उसे हम कहेंगे इफेक्टर। तो बच्चे नर्वस कोऑर्डिनेटर में हमारे पास होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को हम इसी चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बच्चे इफेक्टर्स। इफेक्टर्स मैंने कहा कि कोई भी चेंज आया, उसको स्टिमुलस ने, उस चेंज को हमने नाम दिया स्टिमुलस का, रिसेप्टर्स ने उस चेंज को रिसीव किया, उसको लेके गए कहाँ पे, कोऑर्डिनेटर के पास। कोऑर्डिनेटर ने अब उस मैसेज की प्रोसेसिंग की और उसने ऑर्डर्स जारी किए किसको, इफेक्टर्स को, कि वो रिस्पॉन्स शो करें। अब इफेक्टर्स ने बच्चे क्या करना है, रिस्पॉन्स शो करना है। तो इफेक्टर्स हमारे पास दो होते हैं, मसल्स और ग्लैंड्स, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, इफेक्टर्स हैं, इन्होंने रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच रिसीव
रिसीव मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर एंड प्रोड्यूस पार्टिकुलर रिस्पॉन्स। तो हमारी बॉडी के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के वो पार्ट्स जो कि ब्रेन से या यूँ कह लें स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, या फिर यूँ कह लें कि एंडोक्राइन ग्लैंड से, कहीं से भी वो जो आने वाला मैसेज है उसके नतीजे में वो रिस्पॉन्स जनरेट करें, उसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टर्स। और इफेक्टर्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, मसल्स या फिर ग्लैंड्स। इनके पास क्या किया जाता है, मैसेज भेजा जाता है कि ये क्या करें, ये कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट करें। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे रिस्पॉन्सेज। अब इफेक्टर के पास मैसेज आया, इफेक्टर ने क्या करना है, कोई भी रिस्पांस जनरेट करना है, ठीक है। अब रिस्पांस किस तरह से हो सकता है बच्चे, फॉर एग्जांपल आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, ठीक है, तो अब आपकी जो स्किन के ऊपर मौजूद रिसेप्टर हैं, नोसी रिसेप्टर, ठीक है, पेन के, या फिर थर्मो रिसेप्टर जो कि हीट के रिसेप्टर हैं, उन्होंने डिटेक्ट किया कि ये चीज़ जो है वो क्या थी, गर्म थी। आप फ़ौरन से हाथ पीछे कर लेते हैं, ठीक है। आप हाथ पीछे करते हैं तो इसमें क्या थे, आपके मसल्स इन्वॉल्व थे, ठीक है। ब्रेन ने मैसेज भेजा आपके हैंड को कि अपना हाथ पीछे कर लो। तो अब ये क्या है, आपका जो हैंड है ये क्या है, ये मसल्स हैं और आपका इसे पीछे कर लेना। तो अब देखिए इस सारा क्या है, कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म हो रहा है जिसमें बहुत सारे मसल्स, सेल्स और टिश्यूज़ इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो इस दूसरी हमारे पास एग्जांपल अगर हम प्लांट्स के लिए बचे तो जो हमारे पास सनफ्लावर है, ठीक है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट क्या है बच्चे, वो स्टिमुलस है। सनलाइट की प्रेजेंस में वो सनलाइट की तरफ, उसकी तरफ मूव करता है, टुवर्ड्स द सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट यहाँ पे स्टिमुलस है और सनफ्लावर की मूवमेंट जो है, जो उसकी तरफ मूव करना, ये उसका रिस्पांस है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि रिस्पांस किस तरह से जनरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बच्चे एक डायग्राम के अंदर। फर्स्ट हमारे पास अगर आप डायग्राम देखें तो वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन की, जिसमें क्या हुआ है कि स्टिमुलस को रिसेप्टर्स ने रिसीव किया है। रिसेप्टर हमारे पास क्या होंगे बच्चे, सेंस ऑर्गन होंगे जो कि चेंज को क्या करेंगे, सेंस करेंगे। अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो रिसेप्टर्स जो हैं वो मैसेज भेजेंगे ब्रेन को, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है, और फिर ब्रेन के बाद जो मैसेज है वो भेजा जाएगा इफेक्टर्स को, और इफेक्टर्स जो है वो कोई भी रिस्पांस शो करेंगे। और इफेक्टर्स मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रही हूँ कि वो हमारे पास क्या होते हैं, मसल्स या फिर ग्लैंड्स होते हैं। सेकंड जो डायग्राम है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन की। केमिकल कोऑर्डिनेशन में बच्चे क्या होगा, रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और इसके रिस्पांस में कोई केमिकल जो है वो क्या होगा, रिलीज होगा। वो केमिकल जो है बच्चे वो क्या करेगा, वो एंडोक्राइन ग्लैंड के पास जाएगा और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो अपनी सिक्रीशंस रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन, ठीक है। अब वो जो हार्मोन है वो कहाँ पे जाएगा, इफेक्टर्स के पास जाएगा और इफेक्टर्स क्या करेंगे, अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे, ठीक है। इफेक्टर्स अगेन हमारे पास क्या थे, मसल्स और ग्लैंड्स थे। तो इफेक्टर्स क्या करेंगे बच्चे, अपना कोई भी रिस्पांस शो करेंगे। तो ये हमारे पास क्या था बच्चे, आज का लेक्चर था जिसमें हमने देखा केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन, और हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन एक्शन किस तरह से होता है। हमने एक इंट्रोडक्शन लिया कि जिसमें हमने देखा कि किस तरह से मैसेज को रिसीव किया जाता है और कहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है और किस तरह से उसको इफेक्टर के पास भेजा जाता है और किस तरीके से जो हमारे ऑल फंक्शंस हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड जो है वो मूवमेंट में परफॉर्म होते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।